दिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात हरिद्वार की करेंगे। आपको बता दें कि हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में इस सक्षम संस्था की तरफ से आयोजित नेत्र कुंभ का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किया है। आपको बता दें कि नेत्र कुंभ में 50,000 से ज्यादा लोगों को निःशुल्क नेत्र वितरण किया गया है। साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि धर्म नगरी हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं कि सभी इस महाकुंभ में धर्म नगरी हरिद्वार आए। साथ ही कहा कि किसी भी श्रद्धालु को रोका नहीं जाएगा, बस वे कोविड के नियमों का पालन करें। किया गया और जिसमें हमें भी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अपने आप में ऐतिहासिक है। नर सेवा नारायण सेवा, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, यह भाव लेकर के हम लोग चलने वाले भारतीय, और यह इस नेत्र कुंभ में देखने को मिला कि संस्था के द्वारा उन दिव्यांगों को, कोई पाँव से कमज़ोर है, कोई दृष्टि से कमज़ोर है, ऐसे लोगों को उपकरण देने का जो काम कर रहे हैं, उनको मेरा बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। और यही नहीं तो हंस फाउंडेशन माता मंगला जी के द्वारा भी जिस प्रकार का सेवा किया जा रहा है वह भी अनुकरणीय है। किया गया और जिसमें वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कार्यालय सभागार में मुख्य सचिव ओम प्रकाश सहित शासन के उच्च अधिकारियों के साथ कुंभ मेला की व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक 12 साल के बाद आयोजित होने वाले कुंभ मेले के प्रति देश विदेश के करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। कुंभ स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के सुखद संदेश यहाँ पर लेकर जाएं, ये हम सबका दायित्व है। इसके लिए सभी अधिकारी आपसी समन्वय और समयबद्धता के साथ कुंभ की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित कराएं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ के प्रति लोगों में सकारात्मक संदेश जाए, इसके भी प्रयास किए जाएं। कुंभ मेले में कोविड के नियमों का अनुपालन के साथ अधिक से अधिक श्रद्धालु इसमें शामिल हो, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आपको बता दें कि बैठक में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, प्रमुख सचिव आनंद वर्धन सहित शासन के सभी अधिकारी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी हरिद्वार, देहरादून, टिहरी और पौड़ी भी उपस्थित रहे थे। इस बीच बड़ी खबर गढ़वाल से है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जन आक्रोश रैली निकाली है। तो बड़ी जानकारी गढ़वाल से दे रहे हैं आपको बता दें कि कांग्रेस के कई बड़े नेता रैली में यहां पर शामिल भी हुए हैं। श्रीनगर के कई मार्गों से ये रैली निकाली गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में कांग्रेस ककार्यकर्ता जन आक्रोश रैली में मौजूद रहे। आपको बता दें कि रैली के बाद गोला पार्क में जनसभा का भी आयोजन किया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं आपको गढ़वाल से, जहां पर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस की तरफ से जन आक्रोश रैली निकाली गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। यहां पर बेरोजगारी और महंगाई का लगातार इन कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि श्रीनगर के कई मार्गों से ये रैली निकाली गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इस जन आक्रोश रैली में मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस जन आक्रोश रैली के बाद गोला पार्क में जनसभा का भी आयोजन किया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर डोईवाला से है। आपको बता दें कि उत्तराखंड क्रांति दल ने टोल फ्री करने के लिए पैदल मार्च यात्रा निकाली है। आपको बता दें कि डोईवाला से लच्छीवाला टोल प्लाजा तक की ये पैदल मार्च यहां पर किया गया है। यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल के नेतृत्व में ये पैदल मार्च किया गया।
साथ ही मुख्यमंत्री से राज्य की जनता को टोल टैक्स मुक्त करने की ये मांग इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से की गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं आपको डोईवाला से, जहां पर उत्तराखंड क्रांति दल ने टोल फ्री करने को लेकर यहां पर पैदल मार्च निकाली। ये पैदल यात्रा इन क्रांति दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से निकाली गई है, जहां पर डोईवाला से लच्छीवाला टोल प्लाजा तक की ये पैदल मार्च यहां पर किया गया है। आपको बता दें कि यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल के नेतृत्व में ये पैदल मार्च यात्रा निकाली गई थी। इसके बाद सीएम से यहां पर इन सभी कार्यकर्ताओं ने टोल टैक्स मुक्त करने की मांग रखी है। वहीं आपत्तियों के निस्तारण के बाद 21 मार्च को रुड़की में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल का चुनाव होगा, जिसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आपको बता दें कि व्यापार मंडल के एक पदाधिकारी के कार्यालय पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पदाधिकारियों ने ये जानकारी दी। साथ ही बताया कि प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के 3 पदों पर 21 मार्च को चुनाव होंगे, जिसमें 2619 वोटर अपने मत का प्रयोग करेंगे। साथ ही बताया कि पहले से नामांकन कर चुके प्रत्याशी ही अब यहां पर चुनाव लड़ पाएंगे। आपको बता दें कि रुड़की बीटीगंज स्थित मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद जौहर के कार्यालय पर पत्रकार वार्ता में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष सौरभ भूषण ने कहा कि व्यापार मंडल के मंडल अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनावी प्रक्रिया 25 जनवरी को शुरू हुई थी, जिसमें 7 फरवरी को चुनाव होने तय हो गए थे। लेकिन कुछ व्यापारियों ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत की थी। वहीं अन्य आपत्तियां भी यहां पर जताई गईं, जिसके बाद रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट ने आपत्तियों के निस्तारण तक चुनाव पर रोक लगा दी। वहीं उन्होंने कहा कि इन आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया है और अब जॉइंट मजिस्ट्रेट ने 21 मार्च को चुनाव करवाने की अनुमति दे दी है। 21 मार्च को जो मतदान होना है रुड़की नगर इकाई के व्यापार मंडल के चुनाव के लिए, उसमें आपके द्वारा व्यापारी को सूचना हो जाए, इस वजह से प्रेस वार्ता रखी गई है। तो जो अटकलें लग रही थी वो तमाम अटकलें खत्म हो चुकी हैं। जो आपत्तियां आई थी उनका निस्तारण कर दिया गया है। एसडीएम महोदय को भी कॉपी दे दी गई थी और शिकायतकर्ताओं को भी दे दी गई थी। ज़्यादातर आपत्ति नए मेंबर्स बनने के लिए थी, तो चुनाव के बाद समिति गठित करके सबको मेंबर बनाया जाएगा और उनका बहुत हम सम्मान करते हैं जिन्होंने हमारे व्यापार मंडल के प्रति आस्था जताई। वहीं भगवानपुर विधानसभा के सिरचंदी गांव में मरगूब टेलीकॉम के आवास पर आज उस समय लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा जब भूरा टेलीकॉम ने बसपा ज्वाइन की। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम ने संबोधित करते हुए कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि कांग्रेस पार्टी दलित समाज और मुस्लिम समाज को 2 बैलों की जोड़ी समझकर उनका शोषण करती रही है, जिनसे सिर्फ चुनाव आने पर काम लिया और फिर उन्हें राम भरोसे छोड़ दिया जाता है। वहीं दलित समाज के लोगों को बाबा भीमराव अंबेडकर की शपथ दिलाई गई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम ने बताया कि मरगूब टेलीकॉम ने साथियों सहित बसपा के कामों को देखकर यहां पर ज्वाइनिंग की है, जिसके समर्थन में हजारों की तादाद में भूरा टेलीकॉम के आवास पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है। आज हमारे बहुत सारे साथी और बहुत सारे महिलाएं, हमारी बहनें बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुई। ये तो आप देख रहे हो कि जिस तरह सैलाब निकलकर बहुजन समाज पार्टी ये परचम को लहराने का काम कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी के बैनर के नीचे आकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों से प्रभावित होकर बहुजन समाज पार्टी में आने का काम कर रहा है। तो आप खुद देख रहे हैं आने वाला 22 किसका है। आने वाला 22 बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस हो। इन्होंने जनता का तो विकास करना नहीं, अपना विकास, जिसका विकास हो जा वो, जिसका पेट भर गया वो कुर्सी से हट जाएगा, दूसरा भूखा बैठा था वो आ गया पेट भरने के लिए, और क्या है। वहीं टिहरी में NBCF-DC के तत्वाधान में राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान की तरफ से आयोजित तृतीय चरण में चंबा में 15 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का समापन किया गया है, जहां पर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी सुरेश गुसाई ने 30 महिला प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। वहीं कार्यक्रम में समापन पर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी सुरेश गुसाई ने प्रतिभागियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया। साथ ही कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर तबके और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए स्वरोजगार परख योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं इस अवसर पर
निस्बत के प्रशासनिक अधिकारी अमित वेदी ने निस्बत की तरफ से चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में भी अवगत कराया। साथ ही कहा कि स्वरोजगार परक योजनाओं के जरिए महिलाओं के लिए स्वरोजगार के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। बताया जा रहा है कि इस मौके पर समृद्ध मिशन सोसाइटी के सचिव सुभाष सकलानी ने बताया कि 30 महिला प्रतिभागियों को स्वरोजगार परक योजना से विभिन्न योजनांतर्गत जोड़ने का प्रयास किया जाएगा ताकि प्रशिक्षण ले रही महिलाएं स्वावलंबी बन सके। इस बीच बड़ी खबर टिहरी से है, जहां पर ऋषिकेश देवप्रयाग तोता घाटी के पास मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। बताया जा रहा है मोटर मार्ग पर रुक कर मलबा यहां पर गिर रहा है, जिससे मार्ग अब अवरुद्ध हो गया है। प्रशासन के द्वारा यहां पर मोटर मार्ग खोलने के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। साथ ही ऋषिकेश चंबा मोटर मार्ग से डाइवर्ट अब ट्रैफिक किया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं टिहरी से, जहां पर ऋषिकेश देवप्रयाग तोता घाटी के पास मलबा आने से अब यहां पर मार्ग अवरुद्ध होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि रूट यहां पर डाइवर्ट कर दिया गया है, क्योंकि मलबा गिरने से यहां पर मार्ग अवरुद्ध हो गया है। मोटर मार्ग पर रुक कर यहां पर मलबा गिर रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये मलबा गिर रहा है, जिसके चलते अब ये जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो गया है। आपको बता दें कि मोटर मार्ग खोलने के लिए लगातार प्रयास प्रशासन की तरफ से भी किए जा रहे हैं। इसके चलते अब लोगों की आवाजाही के लिए ऋषिकेश चंबा मोटर मार्ग से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। वहीं रुद्रप्रयाग में चिरबटिया नेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन ट्रैकिंग और बर्ड वॉचिंग के लिए चिरबटिया से राय झील के लिए 40 सदस्यीय दल को रवाना किया गया है। आपको बता दें कि फेस्टिवल की पहली संध्या को गायकों ने अपनी शानदार प्रस्तुति से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं रात में विलेज कार्यक्रम में कलाकारों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार यहां पर प्रस्तुति दी। साथ ही ट्रैकिंग दल को रवाना करते हुए यहां पर प्रभागीय वनाधिकारी वैभव कुमार ने कहा कि राय झील के आसपास बर्ड वॉचर को चीर, फिजेंट, ब्लू विस्लिंग, साथ ही ग्रीन डोव, मैना, फैल्कन सहित कई पक्षियों को देखने का मौका मिलेगा। वहीं बर्ड वॉचिंग के शौक से रंग बिरंगे पक्षियों को देखकर एक विशेष प्रकार का कौतूहल उत्पन्न होता है, जिससे प्रकृति से जुड़े यहां पर लोग पाते हैं। साथ ही कहा कि बर्ड वॉचर का एक फायदा ये भी है कि आपका स्वास्थ्य बेहतर से बेहतर होता जाता है, क्योंकि पक्षियों को देखने के लिए आपको शुद्ध वायु वाले जंगलों में और प्राकृतिक संस्थानों में घूमने का यहाँ पर मौका मिलता है। इस बार हम लोगों ने 3 दिवसीय नेचर फेस्टिवल का आयोजन किया है। पूर्व में वन विभाग द्वारा बर्ड फेस्टिवल का आयोजन चिरबटिया में किया गया था और रिलायंस फाउंडेशन और एवं जिला प्रशासन द्वारा जो है वो मॉनसून हाफ मैराथन का आयोजन किया गया था। तो इस बार ये माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में ये निर्णय लिया गया कि ये सारे कार्यक्रमों को जो है एक साथ क्लब करके एक 3 दिवसीय नेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाए। मैं पर्सनली बताऊं तो मैं नेचर लवर हूं और मुझे बर्ड वॉचिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जब मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो मुझे चिरबटिया का ट्विटर में उनका एडवर्टाइजमेंट था वो देखने को मिला और इंडिया हाइक्स के वेबसाइट में भी उनके बारे में पता लगा मुझे। तो मैंने देखा कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक प्रोग्राम बनाया 3 दिन। वहीं 1 दिवसीय पशु प्रदर्शनी का आयोजन लाल कुआं के ग्राम हरिपुर बच्ची में किया गया है। इस प्रदर्शनी में नैनीताल जिले के कई पशु चिकित्सा अधिकारी पहुंचे। साथ ही क्षेत्र के पशुपालकों ने भी भारी संख्या में पहुंचकर प्रदर्शनी का आनंद लिया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनी लगातार आयोजित होनी चाहिए, जिससे पशुपालकों को जानकारियों के साथ साथ पशुओं के रखरखाव की जानकारी मिले। वहीं कार्यक्रम में सरकार द्वारा पशुपालकों के लिए नई योजनाओं और स्वरोजगार के लिए बैंक से कम ब्याज में आसान तरीके से लोन की सुविधा के बारे में जानकारी भी दी गई और साथ ही सरकार की द्वारा यहां पर जो संचालन जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाया गया है।
आपको बता दें कि लगभग 3 दर्जन पशु इस प्रदर्शनी में पहुंचे। वहीं अच्छी नस्ल के जानवरों के पशुपालकों को अतिथियों द्वारा पुरस्कार देकर उनका उत्साह भी बढ़ाया गया। वहीं पुरस्कार प्राप्त किए जाने वाली महिलाओं ने कहा कि उन्हें इस कार्यक्रम में पशुओं के बारे में बहुत कुछ सीखने को मौका यहां पर मिला है और साथ ही उन्होंने कहा कि जानवरों का दूध बेचना ही उनका मुख्य व्यवसाय है। जिला के अंतर्गत जिला योजना से ही प्रस्तावित किया गया है और इसी तरह से हमारा विकासखंड स्तर पे भी हमें अब भारत सरकार से भी इस पर प्रशासन करने के लिए पैसा मिलने लगा है। तो उसका उद्देश्य यही है कि लोग देखें कि जो अच्छे जानवर फर्स्ट या अच्छी फर्स्ट सेकेंड आते हैं कि वो उनको कैसा उनका लालन पालन किया गया, क्या उनको खुराक अधिक से अधिक दे रहे हैं, क्या उनमें विशेषताएँ हैं, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। लगभग मुझे नहीं लगता, ये अभी अब तकरीबन पिछले कई सालों से नहीं लगा है, जब से मैं यहाँ आया हूँ 4 साल मुझे हो गए हैं और हम अलग अलग क्षेत्रों में लगाते रहते हैं और जो आज इसमें उपस्थिति लगभग 3 दर्जन पशुओं की है। वहीं उत्तराखंड अपनी संस्कृति और लोक त्योहारों के लिए एक अलग पहचान रखता है। आपको बता दें कि यहाँ मनाए जाने वाले 30 त्योहारों में प्रकृति के प्रति प्रेम दिखाई देता है। बताया जा रहा है कि चैत्र मास की संक्रांति से फूलदेई पर्व की विधिवत शुरुआत हो गई है। वहीं श्रीनगर में भी फूलदेई त्योहार को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखा है। आपको बता दें कि पारंपरिक वेशभूषा के साथ छोटे छोटे बच्चों ने नगर क्षेत्र में घूमकर लोगों के आंगन में फूल डाले। वहीं स्थानीय लोगों ने भी पारंपरिक लोकगीतों के साथ यात्रा निकालकर लोगों को फूलदेई पर्व की शुभकामनाएं दी। छोटे छोटे थे तो हम लोग जैसे ये अभी ये फागुन का महीना ख़त्म होता है, उसके बाद चैत्र के महीने लगते हैं। तो फागुन के महीने के अमावस्या संक्रांति के दिन पूर्ण मासांत के दिन महीना ख़त्म होता है, उससे एक दिन पहले हम सब लोग फूल लेने जाते थे और फूल लेके फिर सुबह सुबह लोगों के घर में डालते थे। इसे फूल संक्रांति भी कहते हैं और फूलदेई भी कहते हैं। तो उस समय एक ये प्रचलन में था, बच्चे सभी सुबह जल्दी उठ जाते थे और अपने फूल को तोड़ के शाम को या सुबह फूल तोड़ के लोगों के घर घर देली में जाके फूल को डालते थे। लेकिन ये विलुप्त जो हमारी जो संस्कृति। रुड़की ब्लॉक के बेलड़ा ग्राम के ग्राम प्रधान पर मनमानी के चलते तमाम नाजायज कार्यों को करने का आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। वहीं बेलड़ा गांव के ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर गांव में पड़ी हुई बंजर जमीन पर 4 दीवारी कर जमीन को ग्राम प्रधान पर कब्जाने का आरोप लगाते हुए शासन प्रशासन से गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान उस जगह पर निर्माण कर कब्जा करना चाहता है जिस पर पहले से ही कोर्ट ने स्टे का आदेश दे दिया है। ये रास्ते की जमीन है, इस जगह पर कोई निर्माण नहीं किया जा सकता है। बावजूद इसके ग्राम प्रधान सचिव ने उस जगह पर दोबारा कार्य करवाया है, जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर कार्य को रुकवा दिया। बेलड़ा गांव है, वहाँ पर एक जगह पड़ी हुई थी। हमने पिछली बार उसमें एक बहुत बड़ा बारात घर स्वीकृत कराया, जिसमें कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए वो बनने नहीं दिया। आज उसी ज़मीन पर ग्राम समाज की जो ज़मीन है उस पर कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं, जो गलत है। जो ग्राम समाज की चीज़ है वो सरकारी ज़मीन होती है। अगर कोई सरकारी निर्माण हो तो कोई बात नहीं, अगर कोई अपनी निजी कोई अपना मकान बनाना चाहता है तो उसे तत्काल प्रशासन रोके, क्योंकि ग्राम समाज की ज़मीन सरकारी होती है और सरकार का ही उस पर अधिकार होता है। कार्रवाई की मांग करते हैं। अगर कोई ग्राम प्रधान हो या कोई अन्य लोग हो, अगर कोई सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ग्राम समाज की ज़मीन किसी की अपनी ज़मीन नहीं होती। अपनी ज़मीन पर कोई कुछ भी कर सकता है। अगर ग्राम समाज की ज़मीन है तो SDM DM से मान परमिशन लें कि उसमें क्या काम कराना चाहते हैं। अगर सरकारी उस पर कोई निर्माण होता है तो बेशक करें, वरना कोई अपना निजी, वो ज़मीन किसी की निजी अपनी नहीं है, उस पर तत्काल प्रशासन उस पर रोक लगाए और जो लोग कब्जा करना चाह रहे हैं उनके खिलाफ सख्त। इसी बीच बड़ी खबर हरिद्वार से है, जहां पर बैरागी अखाड़ों को अब जल्द ही जमीन का आवंटन कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि जल्द ही अब
बैरागी संतों के लिए यहाँ पर टेंट और तंबू लगा दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत रहने वाले हैं। इसके बाद सीएम तीरथ सिंह रावत महाकुंभ शिविर का शुभारंभ भी यहाँ पर करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि हरिहर आश्रम पहुंचकर संतों से यहाँ पर सीएम तीरथ सिंह रावत मुलाकात भी करेंगे। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात यहाँ पर सीएम तीरथ सिंह रावत करने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको हरिद्वार से। जिस तरह से महाकुंभ में संतों में व्यवस्थाओं को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा था, अब इसको लेकर कई अहम यहाँ पर फैसले नवनियुक्त सीएम तीरथ सिंह रावत की तरफ से लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही टेंट और तंबू लगाने को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसी बीच बड़ी खबर हरिद्वार से है, जहां पर अनशन पर बैठे संत ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद की तबियत बिगड़ गई है। बताया जा रहा है कि संत आत्मबोधानंद को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी करवा दिया गया है। आपको बता दें कि मातृ सदन आश्रम में कई मांगों को लेकर ये लगातार 19 दिनों से अनशन पर बैठे हुए थे, जिसके बाद उनकी तबियत बिगड़ गई और अब अस्पताल में इन्हें भर्ती करवा दिया गया है। आपको बता दें कि आत्मबोधानंद ने यहाँ पर गंगा में बनी सभी परियोजनाओं को निरस्त करने की लगातार इनकी तरफ से मांग की जा रही थी, जिसको लेकर ये 19 दिनों से अनशन पर बैठे हुए थे और कई दिनों से ये निर्जल भी हो गए थे, जिसके बाद अब इनकी तबियत बिगड़ गई है और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। ऋषिकेश के श्यामपुर गुमानीवाला में आश्रम संचालित कर रहे स्वामी प्रकाशानंद ने सत्ताधारी पार्टी के राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भूमाफियाओं पर आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करवाया जा रहा है और उनको गौशाला और मंदिर नहीं खोलने दिया जा रहा। वहीं ऋषिकेश के GMVN गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। साथ ही स्वामी ने कहा कि रोज ही उनको धमकी मिल रही है और उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करवाया जा रहा है। नहीं बताया है कि आप यहाँ आके बयान दो या अपने गवाहों को लाओ या आपकी कार्रवाई, आपकी समस्या क्या है, ऐसा हमें किसी ने अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया। और ये राजनीतिक दबाव बना करके हमारी कार्रवाई को रुकवा के और ज़मीन को हड़पने के चक्कर में कि यहाँ के नेता लोग राजनीतिक जो विधायक के तेजिंदर नेगी हैं, वो एसडी हैं, ये करवा रहे हैं। और कुछ हमने साक्ष्य भी लोगों के सामने ऑडियो वायरल हुए हैं और इससे पहले भी मैं पूरी बात अपनी बता चुका हूँ कि राजनीतिक दबाव में आकर के हमारी ज़मीन को कब्जा करने के चक्कर में हैं। और जो भी गौशाला बनाने का हमारा प्लान था, मंदिर बनाने का, उस पर ये लोग सब पानी फेर रहे हैं। नहीं। इसी बीच बड़ी खबर हरिद्वार से है, जहां पर राजूजी राष्ट्रीय पार्क में आग लगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि भेल हॉस्पिटल के पीछे ये भीषण आग लग गई, जिसके बाद दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको हरिद्वार से, जहां पर राजूजी राष्ट्रीय पार्क में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि भेल हॉस्पिटल के पीछे ये आग लग गई थी। कारणों का भी पता नहीं चल सका है, जिसके चलते अब सूचना के बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए हैं और लगातार इनकी तरफ से आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं आपको हरिद्वार से। भेल हॉस्पिटल के पीछे राजाजी राष्ट्रीय पार्क में भीषण ये आग लगने का मामला सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये भीषण आग लगी हुई है, जिसको लगातार बुझाने का प्रयास दमकल कर्मियों की तरफ से किया जा रहा है। वहीं काशीपुर पुलिस ने एक्सिस बैंक के ATM में डालने के लिए दी गई 16 लाख की नकदी हड़पने के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 लाख रुपए की नकदी यहां पर बरामद कर ली है। साथ ही एक स्विफ्ट डिजायर कार को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि काशीपुर पुलिस के ऊपर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने अपने कार्यालय में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बीते महीने 22 फरवरी को CMS कंपनी हल्द्वानी के शाखा प्रबंधक विजय सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें कहा गया था कि 29 जनवरी को उनकी कंपनी में कार्य करने वाले 2
कस्टोडियन ने मुरादाबाद रोड स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम से पैसे डालने के बाद 16 लाख रुपए का गबन किया। वहीं तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद कोतवाल संजय पाठक के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। वहीं बीती शाम पुलिस टीम ने मुरादाबाद रोड पर एक कार से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मामले का खुलासा करते हुए पुलिस टीम को एसएसपी उधम सिंह नगर ने 2500 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की है। ये पिछले महीने 22 फरवरी को सीएमएस जो कंपनी है उनके मैनेजर के द्वारा थाना काशीपुर पर एक अभियोग पंजीकृत करवाया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनके कंपनी के कुछ कर्मचारियों के द्वारा एक्सिस बैंक का एटीएम है उसमें कैश लोड किया गया था, और जब स्टेटमेंट उसका चेक किया गया तकरीबन 10-15 दिन बाद तो उनको पता चला कि 16 लाख का गबन इनके कर्मचारी के द्वारा किया गया है। इस संबंध में उनके द्वारा FIR कायम करवाई गई और उसके विवेचक जो हमारे चौकी इंचार्ज 5 फुटान श्री रविंदर विश्व दरोगा जी, उनके द्वारा जांच प्रारंभ की गई। इस दौरान जो है ASP CO काशिफ साहब के द्वारा, SHO साहब के द्वारा, मेरे द्वारा उनको जो है दिशा निर्देश दिए गए और उसी का नतीजा है कि हमारी टीम जो है अत्यंत सफलतापूर्वक कार्य करते हुए अल्प समय में ही इस अभियोग का खुलासा किया गया है और इस अभियोग से संबंधित 5 अभियुक्तों को कल गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से तकरीबन जो गबन की गई राशि में से 10 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। एक कार जो MP नंबर की है स्विफ्ट डिजायर, उसको भी बरामद किया गया है, जिसके अभी प्रथम दृष्टया ये सूचना मिल रही है कि जो पैसा गबन किया गया था उसी पैसे का इस्तेमाल इस कार को खरीदने में किया गया है। वहीं लक्सर के महाराजपुर गांव के ग्रामीणों ने गांव में विकास न होने को लेकर ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की है। साथ ही अधिकारियों पर भी कार्रवाई न करने को लेकर गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि लक्सर के विकास खंड के महाराजपुर गांव में ग्रामीणों के घर के सामने भरे गंदे पानी को लेकर स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला अधिकारी तक शिकायतें की गई। इस समय हम मौजूद हैं लक्सर विकास खंड के महाराजपुर कला गांव में। भले ही सरकार लाख दावे करती हो बेहतर मूलभूत सुविधा और विकास कार्यों के, लेकिन जमीनी हकीकत क्या बयान करती है। तो इस समय हम मौजूद हैं महाराजपुर कला गांव में। इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि पूरी तरह से गंदगी ने अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया है। लगभग 5 वर्ष होने को जा रहे हैं। कितना चहुमुखी विकास ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है, ये हम कुछ लोग ग्रामीण मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह के विकास कार्य हुए हैं और कैसी उम्मीद इन लोगों को आज है। आपके द्वारा कुछ शिकायत की गई थी पानी को लेकर, क्या है मामला? मामला ये है सर कि यहाँ पानी भरा हुआ है, मेन सड़क है, बच्चे लोग चलते हैं। कितने दिन हो चुके हैं? ये लगभग 4 वर्ष हो गए। योरनर कहते कहते हम थक चुके हैं, प्रशासन से भी और ग्राम प्रधान से भी। इसका कोई सुधार नहीं किया, बल्कि सुधार के बदले कहते हैं कि ज़मीन खरीद लो, हम आपका पानी एक तालाब बना देंगे, ज़मीन तालाब के लिए ले लो और उसमें पानी डलवा देंगे, नाली हम बनवा देंगे। कौन अपनी भूमिधरी ज़मीन हमको दे देगा? यहाँ तो वैसे ही अनुसूचित जाति के लोगों के पास रहने को भी जमीन नहीं है। क्या प्रशासनिक अधिकारियों से इस बात को लेकर, पानी को लेकर क्यों शिकायत हुई? हाँ, प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर श्री SDM साहब लक्सर को हमने शिकायत पत्र दिया और SDM साहब यहाँ मौके पर भी आए। उन्होंने भी यही बात कही कि पानी नहीं जा सकता तो हम आपका समाधान कर देंगे कि ज़मीन खरीद लो, पैसा इकट्ठा कर लो। जिस तरह से पानी भरा हुआ है उस तरीके से जो है अब जो है डेंगू जैसी घातक बीमारी भी यहाँ पर मंडराने लगी है। और कुछ और ग्रामीण मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल जी, क्या है पूरा मामला? जी, यहाँ पानी भरा हुआ काफ़ी दिनों से, 4 वर्ष हो गए, पर इसमें कोई प्रधान भी और ये SDM वगैरह को भी सबको शिकायत की है तो किसी ने इस पर सुनवाई नहीं की। प्रधान भी आए बोलने की ज़मीन ले लो अपनी अलग, जब जाकर पानी इकट्ठा कराए या पैसे इकट्ठे करो। तो साफ तौर से कहना है ग्रामीणों का कि प्रधान पर सीधा सीधा आरोप है कि ग्राम प्रधान विकास कार्यों के नाम पर बिल्कुल भी विकास करते नहीं नजर आ रहे हैं। कुछ और लोग मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक जी, क्या है पूरा मामला ये पानी को लेकर? ये एक्चुअली 4 साल हो गए लगभग इसको, और ज़्यादा ही हो चुके हैं। ये पानी यहाँ पे भरा हुआ है, इसकी वजह से काफ़ी गंदगी है और आवाजाही भी काफ़ी व्यस्त हो चुकी है और साथ में मानसूनी बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा फैलती है इसकी वजह से। और बरसात में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, यहाँ पर आवाजाही बंद हो जाती है। आवाजाही बंद हो जाती है, साफ तौर से कहना है। तो किस तरह से ग्राम प्रधान ने और कितने विकास कार्य किए हैं यहाँ पे? ये कोई विकास कार्य ग्राम प्रधान द्वारा यहाँ पर किए नहीं गए हैं। अनुसूचित जाति में आज तक उन्होंने कुछ कार्य नहीं करवाया है। हमारी सड़कें 15 साल पहले बनी थी, जब से आज तक उन्होंने सड़कें तक भी नहीं बनवाई। सरकार कई सारी विकास योजनाएं चला रही है, जैसे इंदिरा आवास को लेकर, शौचालय को लेकर, इस तरह की कोई मूलभूत सुविधा मिल पाई? जी नहीं, अनुसूचित जाति को कोई सुविधा नहीं मिल पाई।
तो साफ तौर से कहना है ग्रामीणों का, यहाँ पर जो ग्राम महाराजपुर कला है उस गांव के जो ग्राम प्रधान है उस पर कई तरह के आरोप भी लगाए। बहरहाल देखना पड़ेगा कि गांव को इस पानी से, गंदे पानी से निजात कब तक मिल पाती है या फिर यूं ही दबकर रह जाएगा, ये भी मामला। लक्सर से गोविंद चौधरी, लोकमंच। इस समय हम मौजूद हैं लक्सर विकास खंड के महाराजपुर कला। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।